एफसी कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे हरियाणा बोर्ड का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है क्लास 12th का केमिस्ट्री के लिए, उसका सब्जेक्टिव पार्ट का पार्ट बी करेंगे जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो देखिए, उनमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इट इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। हमें यहाँ पे बताना है कि कॉपर सल्फेट के अंदर से जब हम 10 मिनट के लिए 1.5 एम्पियर का करंट पास करेंगे तो कितना कॉपर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। हमें कॉपर जो डिपॉजिट हो रहा है उसके मास बताना है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है। हमें यहाँ पे करंट गिवन है, करंट की वैल्यू हमें यहाँ पे, हम इसको आई से डिनोट करते हैं, 1.5 एम्पियर ये हमें गिवन है। और हमें टाइम भी गिवन है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे 10 मिनट दे रखा है। हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 600। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालेंगे, कितना करंट हमें यहाँ पे पास हुआ है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक हमें यहाँ पे क्वांटिटी निकालनी है जो इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है। उसको निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 1.5 एम्पियर को हमने 600 सेकंड से मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ पे 900 कूलाम मिल जाएगा। ये कितनी क्या आ गया, यहाँ हमारे पास आ गई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखेंगे कि कॉपर के ऊपर कैसी रिएक्शन होगी। यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव था, उसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर के रूप में। अब देखिए एक यहाँ पे कितने चार्ज है, 1 मोल चार्ज के ऊपर हमें पता है 96500, ये हमें 1 फैराडे की वैल्यू पता है। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 96500। हम इसको फैराडे भी बोलते हैं, कूलाम। अब देखिए हम यहाँ पे कॉपर ने जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, उन 2 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज था उस करंट की वजह से कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ है। हमें यहाँ पे इसका मास दे रखा है क्वेश्चन में 63.5। हम इसका वैल्यू लेंगे 63.5 ग्राम। तो अब ये कह रहा है कि जब 900 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास होगी तो उसके ऊपर कितना ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो हम देख लेंगे अब 900 कूलाम जब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ऑफ करंट विल डिपॉजिट, यानी कि 900 कूलाम करंट पास करेंगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा वो हम देख लेंगे। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, एक में इतना था, हमें ये इसका मास पता है, कॉपर का क्वेश्चन में गिवन है कॉपर का मास। हम इसकी वैल्यू लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, एन की वैल्यू क्या है 2, और 1 कूलाम के ये चार्ज कितना है यहाँ पे इंटू 96500, ये फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना कूलाम चार्ज है 900 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.296 ग्राम। तो ये हमारे पास आ गया जो कॉपर की अमाउंट डिपॉजिट होगी कैथोड के ऊपर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.296 ग्राम, यानी कि 900 ग्राम करंट पास होने की वजह से जो कॉपर डिपॉजिट हुआ है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.296 ग्राम। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें, इसमें पूछा है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीमोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। हमें इन दोनों के एग्जांपल भी देने हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख के रखा है पहले से इनके डेफिनेशंस को। ये है मल्टीमोलिकुलर और ये है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। तो मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स वो होते हैं जब स्मॉल मॉलिक्यूल है वो लार्ज नंबर में क्या हो जाए और उनका डायमीटर क्या होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। यानी कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस के यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं एक साथ डिस्पर्सन मीडियम में और क्या बना रहे हैं, एग्रीगेट। तो और उनका साइज़ क्या है, कोलॉइड की रेंज में ही है, जो अपने कोलॉइड सॉल्यूशन होता है उनकी रेंज में ही है। तो वहाँ पे जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना है हम उसको क्या बोलेंगे, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड। हम उसको क्या बोलेंगे, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड। अब वैसे इधर देखिए मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड क्या होता है,
जब सब्सटेंस जिसका क्या होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, वेरी हाई उनका क्या है, मोलिकुलर मास। और क्या करें, वो जब डिस्पर्स फेज के अंदर डिस्पर्सन मीडियम में कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करे तो उस कोलोइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड। अब देखें इनका, ये जो हमारे मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। इसी प्रकार मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स जो होते हैं अपने वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब इनके एग्जांपल हम देखें, मैक्रोमोलिकुलर के हो गए सेलुलोज, स्टार्च, और इनके हो जाएंगे गोल्ड और सल्फर सोल। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनके ज़्यादातर कंपाउंड गुड कैटलिस्ट के रूप में एक्ट क्यों करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कैटलिस्ट उनकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है ट्रांजिशन मेटल्स की, वो बेसिक दो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहली होती है कि उनकी जो अपने ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, यानी कि उनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा पाई जाती है, किसी में +2 +3 +7 ऐसे एक साथ कई ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही मेटल की पाई जाती है। इसी वजह से क्या करते हैं वो कई कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और ट्रांजिशन मेटल्स क्या करती है, जो इंटरमीडिएट होते हैं ना वो लगभग क्या होते हैं, उनके अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, और इसी वजह से क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं न्यू पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि लो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इनकी यूज़ करने से क्या हो जाती है, लो हो जाती है फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड, उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। और दूसरा कारण है इनका, जो हम इनको एक गुड कैटलिस्ट के रूप में यूज़ करते हैं, दूसरा है ट्रांजिशन मेटल जो होती है प्रोवाइड ए सुटेबल सरफेस फॉर रिएक्शन टू अगर, यानी कि रिएक्शन को होने के लिए एक सुटेबल सरफेस को प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, वो एक गुड कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे लिख रखा है एक्ट एज ए सॉलिड अब्जॉर्प्शन मीडियम, यानी कि वो कैसा यहाँ पे कैसा सरफेस प्रोवाइड करते हैं, सॉलिड सरफेस, और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन मीडियम का काम करते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इथाइल क्लोराइड को जब हम ट्रीट करेंगे एक्वस KOH के साथ तो हमें क्या मिलेगा। ये 1 मार्क के 3 हैं, ये 3 नंबर का ऐसे हो गया। तो इसमें फर्स्ट में क्या है, जब हम इथाइल क्लोराइड लेंगे, ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड हो गया CH3 CH2 Cl, ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड है। हम क्या करेंगे, इथाइल क्लोराइड को KOH से ट्रीट करवा दें। KOH को ट्रीट करवाने KOH से ट्रीट करवाने के बाद, पोटासियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करवाने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे इथेनॉल, और साथ में KCl यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। यानी कि मेनली यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोलिसिस हुआ है, हाइड्रोलिसिस। अब पूछा है इथाइल क्लोराइड को ट्रीट करेंगे KOH से तो क्या हुआ, यहाँ पे मेनली हाइड्रोलिसिस हो गया और हमें इथेनॉल मिला, इथेनॉल मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा यहाँ पे दे रखा है मिथाइल ब्रोमाइड ट्रीट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये हमें वैसे पता है वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन को पूछा है यहाँ पे। तो हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, मिथाइल ब्रोमाइड लिया। मिथाइल ब्रोमाइड में यहाँ पे कह रहा है हमने सोडियम मेटल की प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवाया। तो हमें और प्रेजेंस किसकी दे रखी है यहाँ पे, ड्राई ईथर। हम यहाँ पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा इथेन। ये हमने पढ़ रखा है वुड्स रिएक्शन किस में काम आती है, अल्केन्स बनाने में। तो हमें ये मिल गया यहाँ पे इथेन। और यहाँ पे ये इस कौन सी नेम रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखिए, हमें नेक्स्ट दे रखा है मिथाइल क्लोराइड को जब हम केशियन से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए हम मिथाइल क्लोराइड लेते हैं, पहले ये मिथाइल क्लोराइड दिया, हम इसको केशियन से ट्रीट करते हैं, यानी कि केशियन से रिएक्ट करवाने पर हमें मिलेगा यहाँ पे मिथाइल साइनाइड। ये हमें यहाँ पे मिल गया मिथाइल साइनाइड, और साथ में यहाँ पे KCl बाहर निकल जाएगा, KCl यहाँ पे सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए हमें नेक्स्ट दे रखा है राइट एंड मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। जो इथीन से इथेनॉल बनता है हम उसका मैकेनिज्म लिखना है यहाँ पे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, ये मेनली 3 स्टेप में होता है। तो हम इसके तीनों स्टेप्स को देखते हैं, यानी कि हम इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पे, इट इन्वॉल्व 3 स्टेप। इसके अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखते हैं हम, स्टेप फर्स्ट
स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि जो अपना इथीन है इसका प्रोटोनेशन किया जाएगा। जैसे देखिए अभी हम लिख भी देते हैं थ्योरी में, प्रोटोनेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बनेगा उसके प्रोटोनेशन से। जो हमने इथीन लिया है उसके प्रोटोनेशन से वो कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्बोकैटायन बाई। और वहाँ पे कैसा अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है वहाँ पे। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कौन कर रहा है वहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा हमारा हाइड्रोनियम आयन। अब तो देखिए हम यहाँ पे पहले बनाते हैं, अल्कीन लिया हमने, ये हमने अल्कीन का स्ट्रक्चर बना लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब इसके पास हाइड्रोनियम आयन आया, ये हमारा हाइड्रोनियम आयन हो गया। हाइड्रोनियम आयन के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा हमारा। ये रिवर्सिबल भी होगा, यानी कि जो इससे आगे बनेगा वो वापस भी यही बन सकता है। आप देखिए आगे यहाँ पे क्या बन गया, इसके ऊपर ये भी आके अटैच हो गया, तो हमारे पास जो ये अल्कीन थी हमारी, इथीन थी, इस पे क्या हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया और ये वाला बॉन्ड इस इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, कार्बोकैटायन बन गया। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हम उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। अब नेक्स्ट स्टेप में और हमारे साथ यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे H2O ये H2O था, ये यहाँ पे बाहर निकल गया। अब जो स्टेप सेकंड है यहाँ पे हम सेकंड स्टेप देखते हैं अपनी, उसके अंदर क्या होता है, ये जो अपना हाइड्रोजन यहाँ पे बना था H2O, ये इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के ऊपर ये अपना H2O है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो देखिए हम देखते हैं आगे इसको, हमने यहाँ इसको बनाएंगे इधर, ये अपनी सेकंड स्टेप के अंदर इसको फिर से लिख के बता देंगे। ये हम डायरेक्ट भी इसको ऐसे एक साथ बना सकते पूरा, लेकिन हम इसको स्टेप्स में बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस आ गया एक्स्ट्रा कार्बन की वजह से, एक्स्ट्रा उसकी वजह से जो अब इधर हो गया था अपना। अब इसके ऊपर जो H2O था इसने अटैक किया, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना था हमारा, इसके ऊपर ये अटैक करेगा और इस वजह से ये अब देखना इधर, ये इसके ऊपर ऐड हो जाएगा अपना HC। ये हमारे पास क्या बना इधर, ये इसके साथ ऐड हो गया, इसके साथ भी तो हाइड्रोजन लगे थे। अब ये ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, इस वजह से इसके ऊपर भी प्लस चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी अपना, हम इसका डीप्रोटोनेशन कर देंगे, यानी कि हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। अब अपना स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड हो जाएगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म इथेनॉल। इथेनॉल बनाने के लिए हमें इसका डीप्रोटोनेशन करना पड़ेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, हमारे पास इथेनॉल बन जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। हमने इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, ये जो यहाँ पे बना है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर फिर से बनाएंगे। ये H2 क्या करेगा, इधर से फिर से इसके ऊपर अटैक करके यहाँ से H निकाल लेगा, यानी कि डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, यहाँ से H रिमूव होके फिर से इधर ये हाइड्रोनियम आयन अपने पास बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये प्लस में अपना हाइड्रोनियम आयन बाहर रिमूव हो गया। तो देखिए हमारे पास ये जो मैकेनिज्म था इसको एक बार फिर से बता देते हैं। इसके अंदर 3 स्टेप हमारे पास हुआ है इथीन टू इथेनॉल बनाने में, ये मैकेनिज्म था। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन हो जाता है इथीन का, ये अपना हाइड्रोनियम आयन जो इसके ऊपर अटैक करके एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर देता है, इस वजह से ये बॉन्ड अपना इस साइड शिफ्ट हो जाता है और ये H2O बाहर निकल जाता है। फिर से क्या करेगा सेकंड स्टेप में, ये जो H2O था यहाँ पे फिर से अटैक करेगा और क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करवा देगा। अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे
इसके साथ जुड़ने के बाद थर्ड स्टेप में अपना क्या हुआ, डिप्रोटोनेशन हो जाएगा, यानी कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा था ये फिर से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेनॉल। ये हमारा इथेनॉल बन गया। तो ये हमारे पास क्या है, इसका मैकेनिज्म था। ये अपना सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।